अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आज इस्लामाबाद की पूरी सूरत हाल देखते हुए 2018 का मुझे उस वक्त के वज़ीर आज़म का वो स्टेटमेंट याद आ रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि रियासत से न टकराएं, ये वोट बैंक बढ़ाने के लिए जो कुछ एहतजाज हो रहा है या धरना हो रहा है, अगर रियासत से टकराने की कोशिश की गई तो फिर रियासत इस बात का जवाब देगी। और आज वही सिचुएशन है। वो वज़ीर आज़म साहब इस वक्त पाबंद सलासल हैं, उनकी अपनी जमात बाहर है, इस्लामाबाद की सड़कें बंद हैं, आज कंटेनर्स का राज है, मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल है, इंटरनेट मुतासर है, स्कूल बंद है, दफातर जाने वाले परेशान हैं। शुक्रिया इमरान खान और शुक्रिया वज़ीर आज़म भी। हुकूमत किसी की भी हो नाज़रीन, पाकिस्तान में एहतजाजी सियासत ख़त्म होने का नाम नहीं लेती है। इस सियासत में माहिर तहरीक इंसाफ है। इस सियासत में हुकूमत या अपोजिशन जो भी जीते या हारे, यहाँ पर हारता जो है ना वो पाकिस्तान है, क्योंकि नुकसान मेरे मुल्क के तशख़्ख़ुस का होता है, नुकसान मेरे मुल्क के ख़जाने का होता है, नुकसान मेरे मुल्क के अवाम का होता है, आम अवाम के कारोबार का होता है, रोटी और रोज़गार का होता है, सफ़र व इलाज में जो पैदा होने वाली रुकावटें हैं उनका होता है। न जाने आज कितने लोग एयरपोर्ट्स नहीं पहुंच सके होंगे, सैकड़ों तकलीफ में होंगे लेकिन अस्पताल नहीं जा सके होंगे। इसका एहसास शायद दोनों तरफ नहीं है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में डी चौक पर बानिया तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल के नतीजे में कल रात से ही इस्लामाबाद के खारजी और दाखिली रास्ते और इनके साथ साथ डी चौक जाने वाले रास्तों को कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। सारा दिन कारकुनान टोलियों की शक्ल में डी चौक पहुंचते रहे, पुलिस गिरफ्तारियां करती रही, आंसू गैस के शेल फायर करती रही, जिससे आसपास के इलाकों में रहने वाले शदीद मुतासिर हुए। ऑब्वियसली गिरफ्तार होने वालों में इमरान खान की बहनें अलीमा और उज़्मा खान भी शामिल हैं। इस एहतजाज को रोकने के लिए मोटरवे पर खंदकें खोदी गईं, रास्तों में कीलें बिछाई गईं। दूसरी तरफ जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं वो असलहा लेकर घूमते रहे। वीडियोज सामने आती रही, हमारे सरकारी मशीनरी का बेदरिग इस्तेमाल होता रहा। जब लीडरशिप ऐसी बात करेगी तो फिर आप कारकुनान से इससे ज़्यादा और क्या उम्मीद रख सकते हैं। पीटीआई के डी चौक में एहतजाज के ऐलान और प्लान पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इसराइल डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ पंगा नहीं ले सकता, लेकिन इमरान खान को छोड़ा हुआ है। इसराइल जो है पाकिस्तान के साथ फ़ौजी पंगा नहीं ले सकता। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत, इसलिए वो फ़ौजी तौर पे हमारे ऊपर हमला आवर नहीं हो रहे, वो इमरान खान के ज़रिए हमारे ऊपर हमला हो। वो एक 2014 में हमारे ऊपर हमला किया था और एक अब हमला बार बार किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान जो है अंदर से मिसमार हो। इमरान खान हो गया, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान में दूसरे जो अनासर वहाँ पे बैठे हुए हैं वो हो गए, इजराइल हो गया, ये सारे के सारे पाकिस्तान की तबाही के ऊपर इमरान खान इनका सरबराह है। मेरे नज़दीक ये भी स्टेटमेंट खैर बहुत बड़ा दे दिया है ख्वाजा आसिफ साहब ने। नाज़रीन, शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के लिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज रात 12 बजे से 17 अक्टूबर तक फौज तैनात कर दी गई है, लेकिन तहरीक इंसाफ को शायद ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा या फिर वो देखना नहीं चाहते, नज़रअंदाज कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ जो आईनी तरमीम का रास्ता रोकने के लिए मुमकिन तौर पर धरने देने का इरादा रखती है, अब क्या बनेगा इनका, ये इंतहाई अहम सवाल है जिसका जवाब केपी हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका सर। सबसे पहले ज़रा ये बता दीजिए कि कहाँ तक पहुँचा है इस वक्त सीएम साहब का काफिला और डी चौक कब तक पहुँच जाएंगे? बुज़दिल पंजाब की हुकूमत है और वफाकी हुकूमत खौफ का ये आलम है कि पूरे मोटरवे को ऐसा बंद किया हुआ है और खौफ का ये हाल है कि मोटरवे जो करोड़ों अरबों रुपए की लागत से कौम के पैसों से मोटरवे बनाई गई है, उसमें बड़ी बड़ी दरारें और खंदकें जो हैं वो खोदी गई हैं एक्सकेवेटर के जरिए। तो ये इन बुज़दिलों का हाल है, लेकिन बहरहाल अली अमीन साहब खुद बजाते खुद वहाँ मौजूद हैं और हमारे हजारों कारकुन वहाँ मौजूद हैं। इंशाअल्लाह इनकी तमाम रुकावटें तोड़ते हुए इस्लामाबाद पहुंचेंगे और मैं तो यही कहूँगा कि इस्लामाबाद हम पहुंचे या ना पहुंचे, हमारा एहतजाज जो है वो कामयाब हो चुका है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो खौफ का आलम है इन हुकूमत के नुमाइंदों पर, तो वो ये साबित कर रहा है कि हम जो पैगाम इन तक पहुंचाना चाहते थे वो पहुंच चुका है। ऐसे फसीलें जो हैं वो कंटेनरों की बनाई गई हैं और मोटरवे पर जो है वो नोकीली जो वो टायर बर्स्ट करने वाली कीलें होती हैं वो फेंकी गई हैं। वो 3-4 किलोमीटर तक तो वो कीलें ही कीलें सारे मोटरवे पर पड़ी हुई हैं। तो अब ऐसे मैं क्या कहूँ इनको, इनके लिए जो अल्फाज हैं वो भी अब जुबान से अदा होना वो होता है कि
इनका खौफ का अगर ये आलम है, इतने बुज़दिल हैं, तो इनको तो फिर एक दिन हुकूमत करने का हक नहीं पहुंचता। हुक्मरान को और अवाम के रहनुमा को तो बहादुर होना चाहिए। इतने बुज़दिलों को जैली बददियानत तरीके से इलेक्शन कमीशन ने हमारे सर पे बिठाया हुआ है। सैफ साहब, वैसे कई सारे सहाफ़ी, आप यकीनन एक्स देख रहे होंगे, कई सारे सहाफ़ी ये दावा कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आज भी अली अमीन साहब नहीं पहुंचेंगे और अभी भी 10 बजे के बाद का वक्त हो गया है, लेकिन इस्लामाबाद के करीबी रेडियस में तो कहीं अली अमीन साहब या उनका काफिला दिखाई नहीं दे रहा है। बहरहाल सुबह से जो मंजर हम देख रहे हैं तो KPK से तो हमें फिर भी एक काफिला रवा दवा नजर आ रहा है, लेकिन सर पंजाब से कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो कहाँ है PTI की, पंजाब की क़यादत? सर देखें, बात यह है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है और पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ का हर कारकुन, चाहे वो पाकिस्तान के किसी कोने में भी हो, ये उसी का एहतजाज है। KP भी पाकिस्तानी का हिस्सा है, हम भी पाकिस्तान के शहरी हैं, हम आ रहे हैं, हम सब की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पंजाब से भी इन्होंने रास्ते इसी तरह बंद किए हुए हैं जिस तरह KP से बंद किए हुए हैं। और इस्लामाबाद में ये हालत है कि इस वक्त D चौक में अगर खवातीन भी कहीं रास्ता गुजरते हुए D चौक के करीब से गुजरती हैं तो उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है। तो इन हालात में यकीनन वहाँ तक पहुँचने में हमें रुकावटें हैं, मुश्किलात हैं, लेकिन एक बात मैं ऑन रिकॉर्ड ये कहना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हम D चौक पहुँचेंगे, इनको हम बता देंगे कि इनकी क्या है और इंशाल्लाह आवाम का ये जो एहतजाज है ये अपना असर भी दिखाएगा और हम अपने अहदाफ भी हासिल करेंगे और हमारा पहला हदफ इन सर आज का दिन तो खत्म होने में सर अब 2-2.5 घंटे रह गए हैं। मुझे ये बताइए कि आप लोग यहाँ पहुंचकर सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और चले जाएंगे या फिर यहाँ पड़ाव डालने का इरादा है? सैफ साहब, खान साहब का जो हुक्म होगा उसके मुताबिक होगा। खान साहब का हुक्म है D चौक पहुंचो, हम D चौक की तरफ जा रहे हैं। जब वहां पहुंच जाएंगे उसके बाद उनके हुक्म का इंतजार होगा, जो वो कहेंगे। अगर वो कहेंगे वापस चले जाओ, वापस आ जाएंगे। अगर वो कहेंगे धरना दो तो वहाँ धरना हो। अच्छा सैफ साहब, ये आपका एहतजाज मौखर करने के हवाले से क्या स्ट्रैटेजी है? सर अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या हुकूमत ये जो तरमीम ला रही है इसे मौखर कर देती है तो फिर क्या आप भी अपना एहतजाज मौखर कर देंगे? इस बात का फैसला इमरान खान साहब करेंगे। जिन्होंने हमारा एहतजाज रुकवाना है वो इमरान खान साहब से बात करें, उनको कायल कर लें। हम जहां से वो कहेंगे हम वापस मुड़ जाएंगे। आईनी तरमीम की जा रही है और पार्लियामेंट को का इस्तेहसाल करके, पार्लियामेंट के कवायद और ज़वाबित को पामाल करके आईनी तरमीम की जा रही है। वो आपके सामने है, पूरी कौम के सामने है, हमें उस पर भी एतराज है। अच्छा सैफ साहब, मुझे आपकी बात से याद आया, सर आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों को जो है वो असलहा देकर शामिल करवाया जा रहा है आपके एहतजाज में और PTI के झंडे उनके हाथों में दिए गए हैं। हालांकि उससे पहले ऑन रिकॉर्ड अली अमीन गंडापुर साहब का स्टेटमेंट मौजूद है कि गोली का जवाब गोली से देंगे और जो फुटेजेस हमारे सामने आ रही हैं उसमें जो मुसल्लह लोग मौजूद हैं वो भी कुछ इसी तरह की ही बातें कर रहे हैं। सर जिस शख्स की ये वीडियो चल रही है जिसने PTI का झंडा गले में डालकर क्लाशनकोफ लहरा रहा है या हथियार लहरा रहा है, ये इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम इतने अहमक नहीं हैं कि हम मुसल्लह होकर अपने असले की नुमाइश करते हुए जाएं। हम एक सियासी पार्टी हैं, हम ऐसा काम कभी भी नहीं करेंगे। ये तो हम ओपनली, ये तो किसी अहमक को भी पता है कि ये PTI को बदनाम करने के लिए इस तरह के डायलॉग बोल के ये वीडियो इसने वायरल की है। दूसरी बात यह है कि इसको आप नादरा से इसके फोटो का रिकॉर्ड निकाल के दिखाएं, इसकी तस्वीर, आपको पता चल जाएगा ये कौन है। ये PTI का कारकुन हो ही नहीं सकता जो ये डायलॉग बोल रहा है। और दूसरी बात यह है कि इस्लाम, मेरा अल्लाह, हमारा मजहब, हमारी तहजीब हमें इस बात का हक देती है कि हम अपने दिफा में कोई भी इकदाम करें। अगर हम पर गोली चलाई जाएगी तो हम गोली का जवाब फिर देंगे, लेकिन अगर गोली नहीं चलाई जाएगी और हमें पुरअमन तरीके से आने दिया जाएगा तो हम पुरअमन तरीके से आएंगे। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने किसी की हिदायत पर अमल करते हुए, एक जेली वजीर आजम की हिदायत पर अमल करते हुए रास्ते रोके हैं और उसका मूड है कि वो किसी तरह की कानून को हाथ में लेने की कोशिश करे, वायलेंस इस्तेमाल करे। मैं उसे यही कहूंगा कि ऐसा ना करो। ऐसे करने का इंजाम किसी के हक में भी बेहतर नहीं होगा। अकल और होश के नाखुन लो, पुरअमन तरीके से हमें आने दो। हमारा ये आईनी हक है, हमारे हक को ताकत के जरिए से ना रोको। अच्छा सैफ साहब, एक और सिचुएशन सर ये है कि इस वक्त इंटरनेशनल गेस्ट पाकिस्तान में मौजूद हैं। आगे OIC समिट भी होने जा रही है पाकिस्तान में। जयशंकर के हवाले से भी बात हुई, वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं, भारतीय वजीर खारजा।
तो क्या सर आप जो हमारे इंटरनल मामलात हैं, पार्टी टू पार्टी जो मामलात हैं, या मैंडेट के हवाले से जो आपके और दीगर पार्टीज के मामलात हैं, क्या वो कुछ अरसे के लिए मौखर नहीं हो सकती सर? क्योंकि ये मामला पार्टीज का या मैंडेट का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान का मामला है जो नेक्स्ट वीक में होने जा रहा है, जो समिट होने जा रही है पाकिस्तान में सर। जयशंकर, उसको बहुत अच्छी तरह पता है कि उनकी इंटेलिजेंस बड़ी तेज है, उनको पता है कि यहाँ पर पीटीआई का एहतजाज हो रहा है, इसके बावजूद भी अगर वो आ रहा है तो हम एहतजाजी मुजाहिरीन उसको वेलकम करते हैं। वो आए, हम उसके जिंदाबाद के नारे भी लगा देंगे उसको वेलकम करने के लिए, वो जरूर पाकिस्तान आए। हमारे एहतजाज से किसी को भी खौफ और डर नहीं होना चाहिए, हमारा पुरअमन एहतजाज है। और जहां तक मौलाना साहब की ऑफर का ताल्लुक है, मैं बिल्कुल बसत शुक्रिया उनका एहतराम करते हुए ये बात जरूर कहूंगा कि अगर SCO का इजलास इतना अहम है तो जरूर करें। हम समझते हैं कि अहम है कि आईनी तरमीम मुअख्खर कर दें, SCO का इजलास होने दें, उसके बाद हम जाने और आईनी तरमीम जाने, उस वक्त तक ना करें। हम कोई मसला नहीं पैदा होने देंगे, लेकिन हमारे एहतजाज से किसी को कोई खदशा नहीं होना चाहिए। हम तमाम गैर मुल्की मेहमानों को बशमूल भारती जयशंकर को, वजीर खारजा को वो करते हैं, वेलकम करते हैं पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर सैफ साहब, प्रोग्राम मौजूद थे। प्रोग्राम में मेरे एक और इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर है फॉर इंफॉर्मेशन फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम फवाद साहब। सर, सबसे पहले तो आज की ज़रा सूरत हाल के हवाले से बात कर लेते हैं, आपके सामने है सर। PTI को देखते हैं, वो किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। चीफ मिनिस्टर अली अमीन गड्डापुर साहब फरमाते हैं कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। हुकूमत भी किसी किस्म की कोई स्पेस देती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वजीर दाखिला के मुताबिक जो KPK से काफिले चले हैं उसमें मुसल्लह अफराद शामिल हैं। कुछ फुटेजेस भी इनफैक्ट हमारे सामने आई हैं। सर, कहाँ जाती हुई आपको सूरत हाल दिखाई दे रही है? देखिए जी, बात यह है कि सारी जो सूरत हाल है वो खराब तो हुकूमत ने की है। अब आप बड़ी सिंपल बात की, तो मौलाना फजलुर रहमान कल कह रहे थे कि आप हफ्ता पोस्टपोन कर दें अमेंडमेंट्स को और कहें कि जी ये कॉन्फ्रेंस वगैरह हो जाती है तो उसके बाद अब कर देते हैं, बात बैठ के कर लेते हैं। अब हुकूमत ये चाह रही है कि ये कॉन्फ्रेंस की आड़ में पाकिस्तान के आइन को प्रैक्टिकली खत्म कर दिया जाए। अब आप मुझे बताएंगे, तो हर पाकिस्तानी को PTI का मसला तो नहीं है, ये तो हर पाकिस्तानी को इस एहतजाज में शरीक होना चाहिए, हर दानिश्वर को शरीक होना चाहिए। हमारा आइन ही नहीं रहा तो फिर हमने क्या जो है वो यहाँ पे हुकूमत क्या होनी है और मुल्क क्या होना है और लोग क्या होने हैं, हमारी तो आइन की वजह से एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना रियासत के साथ, तो ये हुकूमत तो उसके पीछे पड़ गई। अब फवाद साहब, हालात ये हैं कि महसूस ऐसा हो रहा है कि शायद रात 12 बजे तक तो वज़ीर आला KPK का काफिला इस्लामाबाद नहीं पहुंचने वाला, और रात 12 बजते ही इस्लामाबाद में फौज तैनात हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या मंजर होगा सर? कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान की फौज जो है उसका आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना फौज का भी उतना ही फर्ज है जितना तरीके इंसाफ का फर्ज है या किसी और जमात का फर्ज है। लेकिन अभी तो मुझे लगता नहीं कि कल तक पहुंच सकेंगे। चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर का जो काफिला है या खैबर पख्तूनख्वा का, अभी तो सिर्फ रावलपिंडी, अब से कुछ देर पहले मैं गया था और वहाँ पे जो हालात हैं, अभी तो वहाँ पे जाना तो यूरोप या मैक्सिको से अमेरिका के अंदर दाखिल होना जो है वो ज्यादा आसान होगा बनिस्बत कि आप बीच वॉक में चल जाए। इन्होंने दूर तक कंटेनर लगे हुए हैं, वहाँ सारी स्मेल फैली हुई है गैस की और बड़े बुरे हालात हैं। और ये मेरा ये ख्याल है इस वक्त के फ्रैंकली गवर्नमेंट तो हालात खराब कर रही है और अपने लिए खराब कर रही है। कोई हुकूमत, देखिए अगर मैं हुकूमत में हूँ ना, तो मेरा तो ये एम होना चाहिए कि हालात जो है वो नॉर्मलाइज रहे, सुकून रहे, एक्टिविटी डिस्टर्ब ना हो, एहतजाज का माहौल ना हो। यहाँ पे वज़ीर दाखिला जो है वो उल्टा जाके रोज इंफ्रेट कर रहे हैं, हालात खराब करने में लगे हुए हैं, जाली बातें कर रहे हैं, फलाना असला के साथ आ गया, फलाना उसके साथ आ गया। जितना जुल्म और जातियाँ इन्होंने पहले पंजाब में की है, अब वही जुल्म और जातियाँ यहाँ वो इस्लामाबाद में लोगों के साथ करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं, और उनसे हालात काबू नहीं हो रहे। अब कल देखें लाहौर में जलसा है, परसों लाहौर के भी सारे लोग इस्लामाबाद आएंगे, तो ये तो एक कौन फवाद साहब, जो एहतजाज की टाइमिंग है ना, उस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने है 2014 में जब चीनी सदर का दौरा था, आज SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है अब, और सिर्फ यहीं तक की बात महदूद नहीं है ना सर। जब IMF का मामला होता है उसमें भी हम देखते हैं खतूत लिखे जा रहे होते हैं,
पीटीआई ने ये तमाम बातों को देखते हुए लगता है कि रियासत पर अपनी सियासत को तरजीह दी है सर। आपको नहीं लगता कि इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है? स्ट्रैटेजी अपनी चेंज करने की जरूरत है पीटीआई को? तो फिर क्या करना चाहिए? सब लोगों को बैठ के देखना चाहिए कि आइन को खत्म कर दें, जुडिशरी को खत्म कर दें। ये क्या बात हुई कि बाहर से मेहमान आ रहे हैं, लिहाजा आप अपना आइन जो है वो उसको तबाह होने दें? ये क्या बात हुई कि आप क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं इसलिए पाकिस्तान की रियासत अपनी आंखों के सामने आप तबाह होते देखें? हमारा पाकिस्तान का जो बुनियादी चीज है, अगर आप आइन ही खत्म कर देते हैं तो फिर तो कोई दिलचस्पी नहीं किसी को किसी चीज से। तो हुकूमत अगर चाहती, और बड़ी अच्छी बात थी, वो इसको पोस्टपोन कर देते 2 वीक्स के लिए। ये एहतजाज तो जी हुकूमत ने तो फवाद स्पॉन्सर साहब, किया। ये बात तो ये आप एहतजाज आप तो मुझसे फौरन ज्यादा बेहतर, क्योंकि आप सीनियर पॉलिटिशियन है फवाद साहब, तो भी आइन का मामला जो है वो पार्लियामेंट में हल होगा ना, सड़कों से तो नहीं होगा सर। नहीं, पार्लियामेंट में तो कोई हल ही नहीं ना हो रही चीज। जाली पार्लियामान आपने बना दी, फॉर्म 47 से आपने जाली पार्लियामेंट बना दी। तो फवाद साहब, आप इन इन एहतजाज से, इन धरनों से क्या आईनी तरमीम नहीं हो सकेगी? देखें, अवाम को तो जद्दोजहद करनी चाहिए ना, लोगों को तो निकलना चाहिए। आपको भी अपना प्रोग्राम खत्म करने के बाद डी चौक जाना चाहिए और हर शख्स को वहां पे जाना चाहिए, क्योंकि आइन होगा तो हमारे और आपके हकूक हैं। आप और अगर पहुंचे इस तरह फवाद से साहब? पार्लियामेंट जिस तरह इन्होंने, जी जी मैं तो भी आया हूँ। ये जो मामला है ये तो एक तबाहकुन है, तो इसलिए हर बंदे को अपनी जगह पे जितना पार्टिसिपेट कर सके उतना तो करना चाहिए। अच्छा सर, इस वक्त खान से लेकर जो आम कारकुन है ना, उन तमाम की इस वक्त अगर मैं पीटीआई की बात कर रही हूँ तो उनकी जो तवज्जो का मरकज़ है या जो उनकी उम्मीदों का मरकज़ है वो अली अमीन गंडापुर साहब हैं सर। इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, जहाँ भी एहतजाज होना है वहाँ पर जो उसको लीड करेंगे वो अली अमीन गंडापुर साहब करेंगे। और इससे पहले वाला भी हमने देखा, वहाँ भी अली अमीन गंडापुर साहब नहीं पहुँच पाए। आज भी अभी 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक तो आसार कुछ ऐसे नहीं नजर आ रहे हैं कि वो इतना जल्दी पहुंच पाएंगे, आज का दिन खत्म होने से पहले पहुंच पाएंगे। अब सर सिचुएशन यहां तक आ गई है कि खान साहब को, बैरिस्टर गौहर को बुज़दिल तक कहना पड़ गया सर। नहीं, वो तो खैर उन्होंने कहा है कि उन्होंने कोई ऐसे नई बात नहीं की है, लेकिन अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर है ना खैबर पख्तूनख्वा के, और जाहिर है कि जो भी शख्स चीफ मिनिस्टर होगा पंजाब का या खैबर पख्तूनख्वा का या सिंध का, वही सेकंड लाइन लीडर तो वही कॉन्स्टिट्यूट करेगा। तो जब इमरान लेकिन खान सर जेल में क़यादत है को तो भी तो निकलना ऑब्वियसली चाहिए ना। पंजाब की क़यादत नहीं निकल रही होती, दीगर क़यादतें नहीं निकल रही होती, हम हर जगह फिर अली अमीन गंडापुर साहब को ही देखते हैं कि वही लीड करेंगे और वो आते ही नहीं है। वो इसलिए कि पोजीशन उनकी है ना, पोजीशन उनकी है इसलिए वो लीड कर रहे हैं। और आपने अभी देखा पिंडी में तो खैबर पख्तूनख्वा से लोग नहीं आए, फिर भी बड़ा अच्छा जो है वो हुआ। और पंजाब में जाहिर है कि एक माहौल इन्होंने बना दिया है, वहां पे सारी क़यादत तो जेल में है। एजाज चौधरी साहब जेल में है, शाह महमूद कुरैशी जेल में है, महमूद रशीद जेल में है, यास्मीन दाशी जेल में है, सारी पंजाब की लीडरशिप तो जेल में है। और वहां से कौन किसने निकलना है? बाकी जो लोग हैं जाहिर है वो मीडिया पे नोन नहीं है, नए लोग आए हैं, उनको वो पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं। अभी भी मैं देख रहा हूँ नईम पंजोथा और ये सब लोग जो है वहां पे पहुंचे हुए हैं, इंतजार, ये सब लोग पहुंचे हुए हैं, यही लीडरशिप है। सही। अच्छा, अब फवाद साहब, इसको ज़रा देखिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो इंतहाई मखदूज है सर। वज़ीर आला साहब हर हफ्ते सरकारी मशीनरी लेते हैं और एहतजाज के लिए निकल पड़ते हैं। अगर इसी सारी सिचुएशन को जवाज़ बनाकर वफाकी हुकूमत सर गवर्नर राज की बात कर दे सर, तो फिर क्या करेंगे? पहली बात तो ये कि सूरत हाल तो वफाकी हुकूमत की वजह से खराब है ना। अगर आपकी बॉर्डर्स के ऊपर आप अफगानिस्तान से आपने अपने ताल्लुकात खत्म कर लिए, 3.5 साल जब तक पीटीआई की हुकूमत रही है, पीटीआई तीसरी दफा खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन जीती है, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि पीटीआई अमन लेके आती है खैबर पख्तूनख्वा में। और इसीलिए लोग जो हैं वो इमरान खान की तरफ देखते हैं अमन के लिए। और अब जब ये हमारी हुकूमत गई है तो वहाँ पे एक नई वेव आ गई है टेररिज्म की, और ये वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से जो है ये टेररिज्म की वेव वहाँ पर आई है। सो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अली अमीन गंडापुर कौन सी सरकारी लेके आए हैं मशीनरी? वो तो जब आते हैं तो वो उनके साथ तो प्राइवेट गाड़ियों के काफिले होते हैं और उनको जरूरत नहीं है। सर क्रेन्स इतने लेकर लोग जो आते है हैं, वो एम्बुलेंसेज लेकर आते हैं सर, गाड़ियां हटाने के लिए, रुकावटें हटाने के लिए क्रेन्स लेकर आते हैं बाकायदा 1122 की हाँ तो क्रेन गाड़ियां लेकर तो आती हैं सर, गवर्नमेंट जो है एम्बुलेंसेज लेकर आते हैं। एम्बुलेंस तो वैसे ही चलती है ना इंटराज में, जो जो चीफ मिनिस्टर का होता है उसमें उसने चलना ही होता है।
तो अगर आप समझती हैं कि एम्बुलेंस नहीं होनी चाहिए, इतने हजारों लोग आ रहे हैं तो उनके साथ एम्बुलेंसेज होनी नहीं सर, चाहिए, एक इसमें तो दो हर्ज नहीं है। एम्बुलेंस, लेकिन वो बस तो एक बड़ी सरकारी वसाइल तादाद तो नहीं में है, जो पिछली दफा फुटेजेस आई थी। बड़ी तादाद में तो नहीं मैंने देखी, लेकिन होनी चाहिए, इसमें हर्ज कोई नहीं है। हजारों लोग अगर चल रहे हैं तो उनके उनके साथ जो है वो होनी तो चाहिए ना। अगर हजारों लोग निकले हुए हैं, आ रहे हैं, तो उनके साथ ये तो होनी चाहिए, इसमें क्या है। फवाद साहब, आप आपका एक ट्वीट भी अभी नज़र से गुजरा जिसमें आप कह रहे हैं कि अगर तरमीम मौखर कर दे हुकूमत तो सूरत हाल मामूल पर आ सकती है। तो एक तो इस बात का जवाब दीजिएगा कि कैसे सूरत हाल मामूल पर आ सकती है, क्योंकि इस पर या किसी भी मामले पर पीटीआई तो बात करने को तैयार नहीं है। फिर सर, सेनेटर अली जफर साहब, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 63A के बेंच को गैर कानूनी करार दिया और फिर इसी केस में मावन बनकर अदालत की मदद भी कर रहे हैं। तो सर, इस पर बड़ी तनकीद हो रही है, इसकी वजह क्या समझते हैं आप फवाद साहब? नहीं, मुआवन मान के भी तो उन्होंने वही बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि देखें, जो ऑर्डिनेंस आया है उस ऑर्डिनेंस के मुताबिक 3 जजेस ने बैठ के फैसला करना है। अब अगर एक जज उनमें शामिल नहीं है तो आप बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते इस ऑर्डिनेंस के मुताबिक। और चूंकि ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि रूल्स बनाने हैं फुल कोर्ट ने, तो आप फुल कोर्ट का इजलास बुलाइए और उसके अंदर पहले आप अपने रूल्स बनाइए, जो कि चीफ जस्टिस इसलिए नहीं बुला रहे कि फुल कोर्ट में उनको अक्सरियत हासिल नहीं है। अच्छा फवाद साहब, ये जो 63A वाला नजरसानी केस का जो फैसला सामने आ गया, उसके बाद आपको लगता है सर कि फ्लोर क्रॉसिंग कर सकते हैं पीटीआई के कुछ लोग? क्योंकि मेरे प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई लोग इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ लोग हैं, गालिबन 10-15 के करीब हैं, जिनको शक की नज़र से पीटीआई देख रही है। हुकूमत खुद 40 के करीब आपके लोगों की तरफ देख रही है। मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि बहुत मुश्किल होगा पीटीआई में इस वक्त लोगों को छोड़ना। बहुत मुश्किल इसलिए है कि देखिए, भारत इस वक्त इमरान खान के साथ जिस किस्म की अवामी सपोर्ट है, लोगों की पॉलिटिक्स ही खत्म हो गई है। आप जरा पता करें ना कि वो 20 लोग जिन्होंने परवेज इलाही साहब के खिलाफ वोट दिया था नून लीग को, हमजा शहबाज में, वो अब किधर है? उनकी सियासत ही खत्म हो गई। उसके बाद अगले जो लोग हैं, 20 लोटे जो ऊपर हुए थे, वो किधर है? उनकी भी पॉलिटिक्स खत्म हो गई है। तो इस वक्त जो इमरान खान को छोड़ेगा और उसको बड़ा मुश्किल होगा अपनी पॉलिटिक्स बचाना। सो कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे छोड़ेगा नहीं कोई, बड़ा मुश्किल है। उल्टा इस वक्त तो नून लीग ने अपने 2 सो कॉल्ड जो लोग थे, हालांकि उनकी कोई ताल्लुक ही नहीं था, आदिल बाजई का और इलियास चौधरी का कोई ताल्लुक ही नहीं था नून लीग से और काफ लीग से। इन्होंने जबरदस्ती उनका नाम उधर लिखा इलेक्शन कमीशन ने बेईमानी से, और ठीक, उसके बाद अब उन्होंने उनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस दायर की। सही, ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फवाद चौधरी साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। हम छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज की सारी सिचुएशन और जो साथ साथ अब शंघाई ताउन तंजीम के हवाले से मेहमान आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, और उसके लिए सिक्योरिटी के जो मामलात हैं, उन तमाम पर बात करने के लिए हुकूमती नुमाइंदे साथ मौजूद होंगे। ब्रेक लीजिए, वापस आइए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, और साथ साथ समर टीवी के नुमाइंदे हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं सुहेल रशीद साहब, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों की मैं शुक्रगुजार हूँ। अफनान साहब, पहले तो ज़रा आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। सर, पाकिस्तान में ये जो एहतजाज की सियासत है, वैसे पूछ सकती हूँ अगर आपकी इजाज़त है, तो ये ख़त्म कब होगी सर? आज सड़क पर है कोई? 2 साल पहले आप समेत आपकी सारी जमात सड़क पर होती थी सर, और जैसे आज हुकूमत ताकत का इस्तेमाल कर रही है, कल पीटीआई आप लोगों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर रही थी, और गॉड नोज बेटर आगे जाके फिर आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा हो सर। रहीम, देखें, बात यह है कि जो हरकतें इस वक्त पख्तूनख्वा गवर्नमेंट और अली अमीन गंडापुर और इमरान खान कर रहे हैं, इसकी माजी में कोई मिसाल मुझे तो नहीं याद कि मिलती हो कि एक सूबाई हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करके, क्रेनें मंगवा के, सरकारी मुलाजमों को लेके, सरकारी बंदूकों को लेके, सरकारी पुलिस वालों को लेके, इस तरह एक जत्था बना के बाकायदा हमला करने के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं। ये इसकी मिसाल माजी में अगर कहीं मिलती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। ये पुरअमन एहतजाज वाला मामला है ही नहीं। ये लोग इंतशार फैलाना चाहते हैं। ये इंतशारी पार्टी है। इनके आप पिछले 27-28 साल जितने हैं उनमें आप उठा के देख लें, इन आज से 10 साल पहले भी यही हरकतें कर रहे थे कि वज़ीर आज़म के गले में रस्सा डालो, उसको खींचो, किसी को फांसी लगा रहे थे, किसी को कह रहे थे मैं छोड़ूंगा नहीं, किसी को कुछ। और वो अभी
जो है वो ये सियासी हरकतें बयानात करते तो करते एक तो आपके पहुंच कोर्ट गए पे भी अडयाला। मौजूद है ना, पेट फाड़ने वाले बयानात तो आप लोगों के पास भी मौजूद हैं सर। आप भी जानते हैं देखिए कि सारे के सारे सियासी देखिए स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन अफनान साहब मैं स्पेस तो आप भी देने को तैयार नहीं है ना सर। वहां से ऐलान होता है, यहाँ से पूरे पूरे शहरों को आप बंकर बना देते हैं। नहीं तो क्या करें, खोल दें आगे ताकि वो हमला करके जो है वो पूरे स्टेट को जो है वो सेबोटाज कर दे, मफलूत कर दे पूरा निज़ाम जो है। हमने तो देखे ना, प्राइवेट लाइफ, प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना है, ये बुनियादी कामों में से एक काम है स्टेट का। इस तरह अगर आप मुझे बताएं ना, मैंने आपसे कहा मुझे आप एक मिसाल दे दें कि एक हुकूमत है सूबे की, वो हमलावर हो रही है इस्लामाबाद के ऊपर, इसकी कोई मिसाल माजी में मिलती है तो आप मुझे बता दें। इस मुल्क में पता नहीं किस किस की हुकूमतें चली गई, इस मुल्क में वज़ीर आज़म फांसी चढ़ गए, लोग एग्जाइल में चले गए, लोगों के कारोबार तबाह हो गए, लोगों के जो है वो जानी नुकसान हो गए, लेकिन किसी ने ये हरकतें नहीं की जो ये लोग कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, ये पूरा पूरा कानूनी जवाज दे रहे हैं कि सूबे के ऊपर जो है वो गवर्नर राज लगाया जाए। ये इस तरह की गैर कानूनी हरकतें करने से ये खुद जवाज दे रहे हैं कि इनके सूबे के ऊपर गवर्नर राज लगाया जाए और इनकी हुकूमत को जो है वो घर भेजा जाए, क्योंकि ये कोई तरीका नहीं है कि आप जो है वो आप कहेंगे जी हम अडयाला जेल पे हमला करेंगे और अपने लीडर को बाहर और निकाल क्या देंगे। ये बात दुरुस्त है कच्चे कि के डाकुओं इस वाली हरकतें हैं ये। सारी सिचुएशन के लिए केपी गवर्नर और वजीर आजम साहब की मुलाकात भी जारी है? मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी इज सीरियसली अंडर कंसिडरेशन। अगर ये इंसान नहीं बने तो ये इस तरह जो है ये एससीओ का यहाँ पे इजलास होने जा रहा है, दुनिया के बड़े बड़े लीडरान यहाँ पे आएंगे। आप मुझे बताएं, ये तमाशा इन्होंने लगाया हुआ है। पहले इन्होंने चाइनीज सदर को नहीं आने दिया, सीपैक को सैबोटाज किया। जब सीपैक हो रहा था तो कह रहे थे ये झूठ बोल रहे हैं, इसमें तो कोई इन्वेस्टमेंट आई नहीं रही थी। बाद में सारे पाकिस्तान ने देखा इन्वेस्टमेंट आई। ये एक इंतशारी टोला है जो इजराइल के कहने के ऊपर पाकिस्तान में इंतजार फैला रहा मुझे है। ये तो कंफर्म कर दें सर, ये गवर्नर साहब हरकतें की और प्राइम हम मिनिस्टर की अलाउ नहीं इस करेंगे। वक्त कोई मुलाकात, और सर साथ साथ ये भी बता दें, हो चुकी है ठीक है सर, मुझे ये भी बता दें साथ साथ कि इमरान खान की दोनों बहनों को आज अरेस्ट किया गया है डी चौक से। बाकी काफिला तो केपी से पहुंचा नहीं, लेकिन जो पहुंचे उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो अब इनके खिलाफ कार्रवाई क्या, ये जो अभी कुछ हाल ही में एक नोटिफिकेशन वगैरह आप लोगों ने करके कुछ कानून पास किया, बिल पास किया सर, वो उसके थ्रू ही कार्रवाई होगी? देखिए वो जो कानून ज़ाहिर है, जो 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 कानून इस वक्त मुल्क में नाफिज है उसी के हिसाब से ही जो है इसके ऊपर कार्रवाई होगी। और वो कोई ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कानून नहीं है, ये सूबों में ऑलरेडी ये कानून साजी थी, अफनान सिर्फ साहब अभी तक इस्लामाबाद में कितने नहीं लोग थी अरेस्ट तो हो वो गए हमने हैं? कर दी। देखिए मैंने एग्जैक्ट नंबर तो नहीं चेक किया, लेकिन इतने कोई ज़्यादा लोग नहीं है, दर्जनों हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। दर्जनों हैं यानी सर। अब सिचुएशन ये है कि अभी 12 बजे के बाद से तो इस्लामाबाद में फौज तैनात हो जाएगी सर एससीओ की सिक्योरिटी के हवाले से। तो फिर क्या ये जो सियासी जमातों के जलसे, जुलूस, एहतजाज, धरने, ये रोकना भी फिर फौज की जिम्मेदारी हो जाएगी? देखिए फौज का काम जो है वो सिर्फ ये है कि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, और ये बिल्कुल कानून और आइन में मौजूद है कि इन एड ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट जो है वो फौज को तैनात किया जा सकता है। और ज़ाहिर है एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मामला है जिसके अंदर एक सूबे की हुकूमत बाकायदा जत्थे लेके हमलावर हो रही है और एससीओ का समिट हो रहा है, तो ज़ाहिर है जो इंटरनेशनल लीडर्स आएंगे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक वन एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी जो है वो फौज की भी होगी। और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें ये फेडरल गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं आप लोग गालिबन 7 अक्टूबर को, तो इसके लिए पीटीआई को इनवाइट करें? देखिए ये जो भी मामला चल रहे हैं इसको सामने रख के जो है वो मेरा ख्याल है कि काफ़ी मुश्किल हो जाएगा इनसे मजीद और कोई बातचीत करना, क्योंकि ये बिल्कुल इस वक्त मुल्क दुश्मनी की इंतहाओं पे पहुंच चुके हैं। ये जो है ये कोई तरीका नहीं है कि आप मुल्क के अंदर एक इतना बड़ा एक समिट होने जा रहा है, एक बहुत अहम समिट होने जा रहा है। आपको मालूम है इस वक्त गजा में और लेबनान में क्या हालात हैं, हमारे खित्ते में क्या हालात हैं, उसके पस मंज़र में तमाम मामला होने जा रहे हैं। और बजाय इसके कि ये एहतजाज कर रहे थे, इन्होंने लाहौर में भी किया, इन्होंने इससे पहले इस्लामाबाद में भी किया, कोई मसला नहीं था। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है ना, ये बेसिकली ये है कि मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ स्टेट को और मुझे निकालोगे बाहर तो ठीक है, वरना मैं आग लगा दूंगा। ये हरकतें बदकिस्मती से इनकी ट्रेनिंग और सर वजीर दाखिला के जो भी एक्शंस हैं इस वक्त, उसको आप लोग मुकम्मल तौर पर ओन करते हैं? मुस्लिम लीग नून मुकम्मल तौर पर ओन कर रही है उसे?
हम तमाम कानूनी और आईनी जो जो इकदाम हैं उनको बिल्कुल 100% ओन करते हैं, चाहे वो किसी भी सही, वजीर के हों। बिल्कुल ठीक है। सुहेल साहब मौजूद हैं। सर, इससे पहले कि मैं आपकी तरफ मजीद सवालात लेकर आऊँ, मैं चाह रही हूँ ये जो अदालती मामलात आजकल चल रहे हैं उस पर ज़रा इनसे कुछ खबरें ले लें, फिर उस पर आपसे बात करूँगी मैं मजीद। सुहेल साहब, सर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुजव्वज़ा जो आईनी अदालत है इसकी सरबराही से इनकार कर दिया है और इस हवाले से उन्होंने हुकूमत को भी आगाह कर दिया है। ये सर्कुलेट कर रही हैं खबरें, इसको ज़रा कन्फर्म कीजिएगा, ऐसा ही है? देखें, ब्लैक एंड वाइट में हम ये तो नहीं कह सकते कि आईनी अदालत की सरबराही के लिए उन्होंने इनकार कर दिया है। इसका एक बैकग्राउंड भी है कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ब्लैक एंड वाइट में नहीं कहना चाहिए। लेकिन आला जो हुकूमती कानूनी टीम के ज़राए हैं और जो रेयर लीगल चैनल्स भी होते हैं जिनके ज़रिए कोई जज हुकूमत तक कन्वे कर सकता है मैसेज, वो तस्दीक कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने एक बार फिर ये कन्वे किया है गवर्नमेंट को कि अगर आप ये अमेंडमेंट्स मुझे कंसिडर करते हुए स्पेसिफिकली इसलिए कर रहे हैं तो प्लीज़ ना कीजिए। मैं इंटरेस्टेड हूँ सिर्फ इसमें कि 25 अक्टूबर के बाद में एक रिटायरमेंट की लाइफ और इसी तरह का एक स्टेटमेंट उन्होंने गालिबन वजीर कानून को भी दिया था। वजीर कानून ने ये कंफर्म किया था कि चीफ जस्टिस साहब एक्सटेंशन के हवाले से इनकार कर चुके हैं। अच्छा, ये आप बता रहे हैं कि जो हुकूमत के करीबी ज़राए हैं उन लोगों की तरफ से कंफर्मेशन आपके पास आई है, कुछ चीफ जस्टिस के करीबी ज़राए की तरफ से, उनके ख़ानदानी ज़राए की तरफ से भी कहीं से ये कंफर्मेशन हुई है? देखें, ऑफिशियल ज़राए की तरफ एक तो कल ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने एक इशारा किया था जब वो 63A का केस सुन रहे थे। उन्होंने कहा था जी कि मुझसे पहले भी साफियों ने या कुछ कोलीग्स ने पूछा था एक दिन और वो रेफर कर रहे थे नई अदालती साल की तकरीब पर, मैं वहीं मौजूद था। तो उसी वाक़े को वो कह रहे थे कि मुझे कहा गया कि आप इंटरेस्टेड हैं, तो मैंने कहा कि ज़िंदगी का भरोसा नहीं होता तो मैं कैसे कह सकता हूँ। तो उनकी जानिब से इस बार तो स्पेसिफिकली कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं की गई कि मज़ीद दोबारा कोई रब्ता हुआ है, लेकिन एक एलामिया जो रिसेंट मौजूद है उनका उसी नए अदालती साल की तकरीब के बाद का वो रिकॉर्ड पर है। उस दिन जो उन्होंने बातचीत की उसके बाद एक सुर्खी बन गई, हेडलाइन बन गई कि चीफ जस्टिस ने इनकार कर दिया है। तो फिर एक क्लैरिफिकेशन उन्होंने जारी की कि मैंने पर्सन स्पेसिफिक से इनकार किया था लॉ मिनिस्टर को। तो उसके बाद अब जो कल से मजीद इन खबरें ये कंफर्म की जा रही हैं हुकूमती कानूनी टीम की जानिब से कि एक बार फिर चीफ जस्टिस ने ये कहा कि चूंकि ये है कैसे, क्योंकि ये हैरानी की बात ये इस वजह से भी है ना क्योंकि अभी वो आईनी तरमीम पास नहीं हुई है, अभी वो टेबल नहीं हुई है या उसका जो ड्राफ्ट है जो मुसविदा है वो हमारे सामने क्लैरिटी के साथ नहीं आया। लेकिन मैं पहले चाह रही हूँ मैं जरा अफनान से पूछ लूँ, फिर आपके पास आती हूँ, आपको एक कंफर्म खबर देंगे। फिर अफनान साहब, क्या वाकई ऐसा है जो कह रहे हैं सुहेल, चीफ जस्टिस को कुछ कन्वे किया है हुकूमत ने या कोई पेशकश की है हुकूमत ने? देखिए, बात ये है कि हमारा इसके ऊपर जो स्टांस है वो यही है कि जो कानून होगा वो भी पर्सन स्पेसिफिक नहीं होगा। और ये बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया है कि कोई पर्सन स्पेसिफिक मामला नहीं होगा और उसको सामने रख के ही जो है वो जो तरमीम है वो की जाएंगी। जो मसवदा है वो भी कुछ तो सबके सामने आ चुका है, कुछ जो है वो आने वाले वक्त में आ जाएगा। तो और ये तमाम काम मुशावरत से ही होगा, ये कोई ऐसा नहीं हम करेंगे कि नाम कर सकते हैं, नाम करेंगे हम वन साइडेड मामला चला दें। हुकूमत को कोई पैगाम दिया है आईनी अदालत की सरबराही के हवाले से अफनान? देखिए, मैं इसके ऊपर तो कमेंट नहीं कर सकता। ये कोई आने वाले वक्त में ही कुछ इसके ऊपर मामला मजीद क्लियर होगा, लेकिन मैं ये आपको बता दूंगा चीफ जस्टिस साहब ने पर्सन स्पेसिफिक वाले मामले के ऊपर वाज़ेह तौर पे ये कहा है और हम भी कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो पर्सन स्पेसिफिक होगा। सही, आप बता दें क्या हुकूमत ने पेशकश की है? नहीं, अभी हुकूमत ने उनको आईनी अदालत की सरबराही की पेशकश नहीं की, लेकिन ओपन कोर्ट में कुछ वकला बिलखुसूस पीटीआई के वकला की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर चीफ जस्टिस को मुखातिब करके कहा गया, ऑब्जेक्शन उठाया गया उनकी बेंच में शमूलियत पर कि जी आप जो केस सुन रहे हैं इसके नतीजे में आईनी तरमीम होनी है और उसके बाद ये होगा कि आपको तोसी दी जानी है कुछ। इसलिए चीफ जस्टिस साहब ने खुद हुकूमती कानूनी टीम के जरिए ये कहते हैं कि कन्वे किया दोबारा कि वाकई ऐसा कुछ सोच रहे हैं और मेरी वजह से ये कर रहे हैं तो प्लीज ना कीजिए, मैं तो रिटायरमेंट को प्रेफर करूंगा, मुझे कंसीडर करते हुए कुछ ना करें अगर आप ये ऐसा कर रहे हैं। अच्छा सुहेल साहब, ये भी बता दीजिए कि 25 तारीख को चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो रहे हैं, तो ऐसे कौन से मुकदमात हैं जो अहम केसेस हैं जो काजी साहब जाने से पहले निपटा सकते हैं?
देखें सबसे अहम केस तो यही था 63A 63A जो वाला। इस वक्त बहुत रेलिवेंट था, जी वो निपटा दिया गया, लेकिन जाने से पहले वो मखसूस नशिस्तों का रिव्यू लगा ज़रूर सकते हैं, इसलिए कि डिटेल जजमेंट आ चुकी है और इस जी। वक्त जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है वो उन्हीं पर मुश्तमिल है, चीफ जस्टिस साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान। जस्टिस मंसूर अली शाह उसमें बैठ नहीं रहे, जस्टिस मुनीब अख्तर पहले उसमें से आउट हो चुके हैं, और पहले जो एक बार गर्मियों की छुट्टियों से पहले ये मामला आया था कमेटी के सामने, तो चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था कि इस केस को फौरी लगाया जाना चाहिए। तो अब ये नज़रसानी का केस उनके जाने से पहले लग भी सकता है, और जिस तरह एक हमने रिव्यू पिटीशन देखी, लेकिन ये इसका मसला ये है कि अगर ये लगा तो इसमें वो 8 जजेस भी बैठेंगे, क्योंकि वो सारे इस वक्त सर्विंग है और वो बैठेंगे तभी सुनेंगे, लेकिन अभी भी जैसे मुनीब अख्तर इस केस का हिस्सा थे, उन्होंने माना नहीं, मैं आपसे तो यही नहीं पूछना बैठे। चाह रही थी कि जो ये बेंच तश्कील दिया गया है 3 रुकनी ये डबल टैक्सेशन वाला केस है, उसके मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को तो शामिल कर लिया गया है। अब सवाल ये है कि वो इस बेंच में बैठेंगे या इस बार भी उनकी तरफ से कोई रद्द अमल देखें आएगा अभी इस तक पर? जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक जो प्रिंसिपल स्टांस लिया हुआ है कि वो इस कमेटी की तश्कील नो को जब तक फुल कोर्ट मीटिंग एटलीस्ट ना हो जाए वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो इस कमेटी में भी नहीं आ रहे, और वो उस बेंच का हिस्सा उन्होंने बनाना चाहा था। ये रिव्यू पिटीशन 63A में भी ऑफर किया गया जैसे मंसूर अली शाह को, उन्होंने कहा नहीं मैं इसमें नहीं बैठूंगा क्योंकि मेरा पहले अभी जो फर्स्ट ग्रीवेंसेस हैं वो एड्रेस नहीं हुए, तो इसलिए कोई चांस नहीं है कि वो इस कमेटी के बनाए हुए बेंच में बैठें। और जजेस इतलात ऐसी हैं कि कल के फैसले के बाद भी जो बाकी काफ़ी जजेस हैं उन्होंने आपस में डेलिब्रेशंस की हैं, कोई स्टेप तो नहीं लिया गया, और इम्कान यही है कि कोई ऐसा प्रीएम्प्ट कुछ भी नहीं किया जाएगा। सही सही। अच्छा अफनान साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा है रज़ा रब्बानी साहब, वो आप लोगों को मशवरा दे रहे हैं कि जो मुनहरिफ अराकीन है उनकी तरफ ना देखा जाए, तरमीम के हवाले से उन पर इन्हिसार ना किया जाए, तो ये हुकूमती प्लान आश्कार कर दिया है क्या उन्होंने आपको ये मशवरा देकर? देखिए बात ये है कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वोट्स की सेनेट में, वो जो हमारे अपने वोट हैं वो तकरीबन 54 हैं, और जो हमें रिक्वायर्ड वोट्स हैं वो तकरीबन 64 है। तो हम उसके अंदर मौलाना फजल रहमान साहब की अगर हमें हिमायत हो गई, ANP की हिमायत हो गई और इंडिपेंडेंट्स की हो गई, तो हम 64 वोट सेनेट में पूरे कर जाएंगे। इसी तरह हमारे जो रिक्वायरमेंट है नेशनल असेंबली के अंदर मौखर करें वो भी मौलाना साहब, मौलाना साहब तो तरमीम मौखर करने की बात करें सर। ठीक है, वो देखें ये जो मामलात होते हैं ना, ये आईनी तरमीम से रिलेटेड या ये जो लेजिस्लेशन होती है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो लोग सजेस्ट करते हैं, और बिल्कुल वो अगर वो सजेस्ट कर रहे हैं उसको सीरियसली कंसिडर भी किया जा रहा है, लेकिन ये बात जो है अफाम तफहीम से चलती है, इसमें कुछ मामलात को बैठ के सुलझाया जाता है, और वो कोशिश हुकूमत की है कि हम जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के जो कंसर्न है उनको एड्रेस करें और उस मामले को आगे लेके जाएं। तो ये तमाम मामलात को सामने रख के जो है अगर हमें कहीं पे ज़रूरत पड़ी किसी के वोट की भी, तो देखें कानून मौजूद है कि अगर कोई ये समझता है कि ये आईनी तरमीम ठीक है तो वोट डाल सकता है, मगर वो डी-सीट हो जाएगा उसके बाद तो नया इलेक्शन हो जाएगा उधर। तो हम कोई गैर कानूनी गैर आईनी काम नहीं करेंगे, हम कानून के दायरे में रह के आइन के बताए हुए जो असूल हैं उनको सामने रख के जो है वो मामला। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, सुहेल रशीद साहब साथ मौजूद थे। आप दोनों मेहमानों के मैं शुक्रगुजार हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। आखिर में नाज़रीन बात करूँगी इंडियन वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर, ये शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आज आने का ऐलान हो गया है, बाकायदा बात हो गई है। और इस पर जो मज़ीद बात हो रही है ना, जो मेरे लिए बहुत हैरान कुन है या जो मुझे परेशान भी कर रही है, इसे बार बार बड़ा ब्रेक थ्रू कहा जा रहा है। मैं तो नहीं समझती कि ऐसा कुछ है। भारत पर इजलास में शिरकत के लिए यकीनन दबाव था, क्योंकि ये इजलास जो है ना, ये एक बैनुल अक़वामी तंजीम का इजलास है, पाकिस्तान का नहीं है, जहाँ रूस, चीन, ईरान, वसी एशिया ममालिक भी शामिल होंगे। वहाँ भारत कोई एक तरफा फैसला नहीं कर सकता। हमें यूएन में जयशंकर साहब का रवैया और बिलावल भुट्टो की भारत में बतौर वज़ीर ख़ारजा इस्तकबाल, इसे याद रखना चाहिए। इसलिए जयशंकर के विजिट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाना मैं नहीं समझती कि ये दुरुस्त होगा। अलबत्ता मेहमान बनकर आ रहे हैं,
हमें वेलकम करना चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि वो फिर से कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे जिससे भारत पर सवाल उठे। इससे पहले जुलाई 2023 में नई दिल्ली में SCO सरबराही इजलास में शिरकत के लिए इंडिया ने जब पाकिस्तान को शमूलियत की दावत दी तो शहबाज शरीफ साहब ने बड़े दिल का मुजाहरा किया था और एक जिम्मेदार मुल्क की हैसियत से लाख इख्तलाफात के बावजूद उस इजलास में शिरकत का फैसला किया था। लेकिन इंडिया ने फिर अचानक आखिरी लम्हात में चीन और पाकिस्तान से कशीदगी के तनाजुर में कमजरफी का मुजाहरा किया था और उस कॉन्फ्रेंस को वर्चुअल इजलास में तब्दील कर दिया था। अब जब शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास इस्लामाबाद में हो रहा है, जिसके लिए पाकिस्तान ने अगस्त में नरेंद्र मोदी को दावत दी थी, उन्होंने खुद आने के बजाय इस इजलास में वजीर खारजा को भेजने का फैसला किया है। अब हुकूमत पाकिस्तान ने 5 से 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद की सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो फ़ौज के सुपुर्द कर दी है और ये भी यहाँ पर वाज़ेह रहे कि यूरेशियन ममालिक पर मुश्तमिल शंघाई ताउन तंजीम का जो क़याम है ये 2001 में अमल में आया और इसके इब्तदाई 6 अरकान कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान थे। 2017 में पाकिस्तान और इंडिया इसमें शामिल हुए। SCO के रुकन ममालिक की 3 अक़साम हैं जिनमें 8 मुस्तकिल अराकीन के अलावा ईरान, अफ़गानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया को ऑब्जर्वर्स की हैसियत हासिल है, जबकि आर्मीनिया, अज़रबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्किया डायलॉग पार्टनर्स हैं। शंघाई ताउन तंजीम के जो अहम मकासद हैं उसमें रुकन ममालिक के दरमियान बाहिमी एतमाद, तजारत, मईशत, सकाफ़त, साइंस और टेक्नोलॉजी, तालीम, तवानाई, सयाहत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में मौसर ताउन के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करना शामिल है। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह नाज़रीन से कल अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।